Hello, everyone. A very warm welcome to all of you, to all our viewers and investors. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फर्स्ट टाइम इन द मार्केट जो एनएफओ एक लॉन्च हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर से जो आज तक नहीं हुआ है हमारे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च। और टाटा एएमसी ने इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड। राइट, ये एनएफओ सुन के थोड़ा सा घबराहट जरूर होता है, बिकॉज मैं अपनी वाइफ से भी पूछा कि एनएफओ समझती हो क्या, तो वो थोड़ा थोड़ा जानती हो। म्यूचुअल फंड आई एम वेरी कन्वर्सेंट, बट एनएफओ क्या होता है? एंड सिमिलरली आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो एनएफओ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कुछ कम लोग समझते हैं, बट इसको हमें और अच्छे से समझाने के लिए, और ये इंडेक्स फंड्स क्या है, कैसे वर्क करेगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, इसके लिए हमारे साथ हैं शैली गैंग जी, हु इज हेडिंग प्रोडक्ट्स एट टाटा म्यूचुअल फंड। सो वेलकम टू ए वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एक लेमन को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका कंस्ट्रक्ट क्या है, कौन कौन से शेयर्स में कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और ये ऐसा इसमें क्या है, व्हाट्स इंटरेस्टिंग, जिसके लिए मैं इसमें करूं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैं एज अ सिंपल इन्वेस्टर में क्यों करूं इसमें इन्वेस्ट। तो इन सब का हम लोग ध्यान देंगे। वेलकम शैली। शुरुआत करते हैं अबाउट एनएफओज। या सो एनएफओज होते क्या है, आप अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है इसका कंस्ट्रक्ट जो हमारा नया इंडेक्स फंड आपने लॉन्च किया है। जी, फर्स्टली थैंक यू मिस्टर सुधीर एंड टीम 5 पैसा। यहाँ आकर बात करके आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो एनएफओ इज नथिंग बट न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है, लाइक यू सेड सुधीर जी, बट एनएफओ इज नथिंग बट अ न्यू फंड इन द फॉर्मेट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। जब होता है तो उसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं। एक्टिव फंड में भी हो सकता है, जो कि फंड मैनेजर के जजमेंट के बेसिस पे पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं। उनका एक एस्टिमेट है, उनका एक जजमेंट है हर कंपनी को लेके, और उन्हीं के जजमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो साइजिंग, स्टॉक की साइजिंग भी की जाती है 8% 7%। ये जजमेंट ओरिएंटेड है एक्टिव फंड। उसमें भी न्यू फंड ऑफर हो सकता है, कोई एक नया आइडिया है, कोई एक नई कैटेगरी है जिसमें फंड लॉन्चेस हो सकते हैं। वैसे तो सेबी ने कैटेगराइजेशन ऑलरेडी उसका कैनवस बना के रखा हुआ है, तो उसमें कैटेगरीज क्रिएटेड हैं, थीमेटिक कैटेगरीज, और नई नई फाइलिंग्स होती रहती हैं। वो थोड़ा सा वाइडर एक कैनवस है, बट जो दूसरा कैनवस है कैटेगरीज जिसमें बनी हुई है, होमोजेनस है, ऑलमोस्ट सेट है। पैसिव फंड्स में भी, जो कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इसमें फंड के फॉर्मेट में। उन दोनों में पैसिव फंड में भी नया न्यू फंड ऑफर ला सकते हैं, विच इज व्हाट जो अभी हम, तो जैसे कि उसमें 4 बकेट्स हैं। मार्केट कैप ओरिएंटेड पैसिव हो सकते हैं, आपके सेक्टर हैं, थीमेटिक हैं, थीम्स हो सकती हैं जिसमें 3-4 सेक्टर्स एक ही थीम में आ सकते हैं, तो वो है, और फैक्टर्स होते हैं, मोमेंटम, अल्फा। तो ये सभी बकेट्स में, तो ये वाला जो फंड है, ये एक थीमेटिक फंड के जरिए आप बोल सकते हैं, उसी उसमें न्यू फंड ऑफर प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच शैली। सो एनएफओ जो ये लॉन्च आपने अभी जो चल रहा है हमारा, इसके बारे में कुछ बताएं, और इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने बताया था अपने दर्शकों को, ये फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन मार्केट से लॉन्च हुआ है। सो ये इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, और इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? जी, सो कैपिटल मार्केट्स जो एक सब सेगमेंट है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का एक पार्ट है। तो आपका जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सारे सब सेगमेंट्स हैं। और एक और सब सेगमेंट जो आता है, वो है आपका कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट में वो सारी कंपनीज हैं जो एक इकोसिस्टम बनाती हैं, आप और मैं जैसे इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकें।
जैसे कि अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाऊँगी और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की वेबसाइट के थ्रू जाऊँगी। उसके बाद मेरे स्टॉक्स जो हैं वो एक कस्टोडियन या फिर एक डिपॉजिटरी जो सीडीएसएल है उसके ज़रिए डीमैट अकाउंट में होगा। अगर मुझे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करना है तो मुझे एएमसीज़ और एसेट मैनेजर्स चाहिए। उसकी कस्टोडियन चाहिए मेरे यूनिट्स को मैनेज करने के लिए, तो आरटीए होता है और मुझे एक एडवाइज़र भी चाहिए जो कि मुझे बता पाए, तो वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट्स और वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स भी हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जो मुझे हेल्प करता है मुझे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को और आपको हेल्प करेगा टू इन्वेस्ट इन ट्रेड। एंड व्हाई डिड वी कम अप विद दिस नाउ? बिकॉज़ हमने देखा कि इन सारी कंपनीज़ की टॉप लाइन जो है वो बढ़ती जा रही थी लास्ट 5 इयर्स में और स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है मार्केट में, जहाँ पर लोग अपने हार्ड एसेट्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड से फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ट्रेंड हमने लास्ट 10-11 साल में देखी है और अभी भी लास्ट 5 साल में ह्यूमंगस ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ होने के बाद एमएफ एयूएम ले लीजिए, नंबर ऑफ फोलियोज़ ले लीजिए, सिप एयूएम ले लीजिए, सिप के नेट फ्लोज़ ले लीजिए या फिर आप डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग का डेटा ले लीजिए या बुकिंग अकाउंट्स ओपनिंग का डेटा ले लीजिए या एज़ सिंपल एज़ पैन कार्ड्स का भी डेटा ले लीजिए। लास्ट 5 इयर्स में कुछ 70% ग्रोथ सिर्फ पैन कार्ड्स में हुई है एंड लास्ट 5 इयर्स में इन्वेस्टर बेस है वो 4 टाइम्स हो गया है। तो ये सारी ग्रोथ होने के बाद भी हमें लगा कि पेनिट्रेशन लेवल काफ़ी कम है इन्वेस्टमेंट्स का एंड इक्विटीज़ का इंडिया में एज़ कंपेयर्ड टू ग्लोबली एंड इसीलिए और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ये लास्ट 5 साल 10 साल में तो हुआ ही है, मोर सो इन द लास्ट 5 इयर्स बट आगे भी होगा। तो ये रीज़न था हमारा इस सेगमेंट को चूज़ करने का। इससे लगते एक और रीज़न है कि ये सारी जो कंपनीज़ हैं एसेट लाइट है, बहुत कम डेट है इन कंपनीज़ में। तो हो क्या रहा है कि टॉप लाइन आपकी ग्रो हो रही है इन कंपनीज़ में, एसेट लाइट है मतलब डेट भी बहुत कम है। तो जितनी भी रेवेन्यू ग्रोथ है वो सारी आपकी प्रॉफिट में मार्जिन्स में इम्पैक्ट आता है, मार्जिन्स को हेल्प करता है ये लो डेट और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प करता है। सो ये पूरी जर्नी थॉट प्रोसेस था हमारा इंडस्ट्री फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट या इंडस्ट्री फर्स्ट इंडेक्स को क्रिएट करने का एनएसई के साथ में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन सो मैं तो पर्सनली रिलेटेड हूँ स्टॉक मार्केट से, तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मैं भी ये सोच रहा था कि मैं मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सो कैन देयर बी अ बास्केट, कैन देयर बी एन ईटीएफ? अभी ऐसा कुछ है नहीं। सो दिस गिव्स मी एन एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन द होल इकोसिस्टम ऑफ कैपिटल मार्केट्स। और अगर हम इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं जैसा आपने बताया, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल एंड हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी एज वेल, जो एक साथ पूरे इस इकोसिस्टम का फायदा लेना चाहते हैं इस ग्रोथ स्टोरी का। बट इसके साथ ही मुझे एक कंसर्न भी आता है जो अभी ऑफ लेट जिस हिसाब का आउटफ्लो हो रहा है एफआईआईज का। अगर आप देखें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हाईएस्ट एवर इनफ्लोज क्लोज टू 70,000 करोड़ का सिर्फ इस महीने अकेले में आउटफ्लोज हुए हैं। जस्ट बिकॉज की इनफ्लोज एफआईआईज का आउटफ्लो को कंपेंसेट कर रहा है हमारे डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स जो फुल फॉर्म में है। बट और प्लस एट सच हाई वैल्यूएशंस अगर ये फंड आ रहा है तो एज एन इन्वेस्टर क्या मुझे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क होना चाहिए? और इसके साथ ही इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हुए मुझे रिस्क क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? Yes, very well asked and yeah, this points should be discussed. Investors के साथ डिस्कशन ये वाला पॉइंट पे भी ज़रूर होना चाहिए। तो हमारा हाउस व्यू जो है ये है कि बुल फेज है। आपने भी जैसा बताया कि एवैल्यूएशंस बट आगे रन अप हो चुके हैं एंड दे आर नॉट चीप, सो दैट्स करेक्ट। बट हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग हम जो सोच रहे हैं वो ये है कि अभी सिस्टम में लेवरेज नहीं है, चाहे आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखिए, चाहे आप बैंक बैलेंस शीट देखिए। 2007 और 8 में भी जो बुल रन था उसमें भी मैक्रोज वर रीजनेबल ओके एंड इट वाज अ बुल फेज, बट वहां पे कैपिटल मार्केट्स में आईपीओ पीपल वर नॉट कमिंग टू रेज मनी। वहां पे कंपनीज आके पैसा कैपिटल मार्केट्स में नहीं आ रही थी टू रेज मनी। अभी बिकॉज लेवरेज ओवरऑल कम है, कंपनीज बैलेंस शीट्स आर लेस लेवरेज, बैंक बैलेंस शीट्स आर वेरी हेल्दी, इसीलिए लेवरेज मार्केट में कम है, इकोसिस्टम में कम है एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट। देखिए इवेंट्स कोई होंगे तो एक बार का रिएक्शन सभी मार्केट्स में होगा, इंडिया भी
कर सकता है, कोई जो पॉलिटिकल इवेंट हो या जैसे कोई भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, इवन लाइक यूएस फेड अनाउंसमेंट्स वेयर एक्सपेक्टेशंस बनी हुई होती हैं और कुछ डेटा आता है, वो होता ही है। बट हमें फिलहाल हमारा व्यू है कि बहुत कोई डीप करेक्शन अनलाइकली है इंडिया में, बिकॉज़ हमारे मैक्रोज़ बहुत अच्छे हैं, लिक्विडिटी इज़ रीज़नेबल एंड गेटिंग बेटर एंड सबसे बड़ी बात है हमारे सिस्टम में लेवरेज नहीं है अभी, सो दैट मेक्स अस लेस सेंसिटिव टू करेक्शंस। दैट इज़ समथिंग व्हिच वी फील। ये वाला जो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट्स, ये इस तरह से हुआ है जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ ने फ्लैट फी मॉडल अपनाया हुआ है। तो हर तरीके से ये आपने जैसे बोला कि डीआईआईज़ आर वेरी वेल कॉम्पेंसेटिंग, जो एफआईआई आउटफ्लो होता है उनको कॉम्पेंसेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक सेगमेंट ने अपने आप को डिलिनिएट किया है, डीलिंक किया हुआ है मार्केट सिक्लिकलिटी से। हाउएवर हम ये नहीं कह सकते कि ये सेगमेंट पूरा ही डीलिंक्ड है। तो डेफिनिटली हाई बीटा सेगमेंट है, relatively higher sensitive segment है as compared to broader markets. But as I said, जो low leverage वाला part है, that compensates, the high beta portion very well. And the top line growth, last 3 years, 5 years में जो हमने देखी है और जो हम structural shift की वजह से top line growth expect कर रहे हैं, with costs not growing as much. Costs उसी tandem में grow नहीं, उसी proportion में costs grow नहीं करेगी, because प्राइमरीली कॉस्ट हियर आर फिक्स्ड इन नेचर, एम्प्लॉइज होते कॉस्ट होती है, आईटी कॉस्ट है, सिस्टम कॉस्ट है। तो अगर वो नहीं है तो मार्जिन्स को काफी सपोर्ट मिलता है एंड 20 to 25% अर्निंग्स ग्रोथ इस सेगमेंट में एट अ पोर्टफोलियो लेवल अगर हो रही है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट, वो 1.3-1.4x प्रॉफिट ग्रोथ में ट्रांसलेट करने का एक्सपेक्टेशन है। तो दैट इज द कंफर्ट एंड आई हैव गिवन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, मतलब हमने दोनों साइड्स बातचीत करी है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट way to capture the high top line growth area with backed by sensitivity because वो lower leverage है यहाँ पे। दिस गिव्स मी एम्पल पीस ऑफ माइंड और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी ये अच्छा लगा होगा। बट एक और चीज जो काफी रिस्की है और वो है और जो ऑल इंडस्ट्री वेटरन्स एंड लीडर्स हैव बीन सेइंग ऑफ लेट कि ये जो रेगुलेटर का जो चेंजेस करने का जो पेस है, प्लस जिस हिसाब के जो रूल्स अभी जो रेगुलेशंस चेंजेस हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट काफी एडवर्स भी हो सकता है, इंक्लूडिंग टॉप लाइन ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स पर से, क्योंकि अभी जो एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल टुवर्ड्स जो अच्छा काम हो रहा है हमारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, बट एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि जो ग्रोथ स्टोरी फॉर ऑफ स्टॉक मार्केट फर्म्स है खास करके, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली टॉप लाइन पे भी हो सकता है। तो ये एक कंसर्न भी है। इस पे अगर आप कुछ और हमें पीस ऑफ माइंड अगर आप कुछ एक लाइट डाल पाए, दिस विल बी वेरी गुड एंड हेल्पफुल। जी, यस आप सही कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे कर्ब्स भी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं। आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लॉन्जेटिविटी दे रही हैं इस पूरे सिस्टम को, और बिफोर बड़ा बबल क्रिएट हो उसको अच्छी तरह से रिस्क मैनेज किया जा रहा है वहाँ का, ताकि ये जो चीज़ है जो बढ़ रही है वो तरीके से लंबे समय तक बढ़ सके। दिस इज हाउ वी लुक एट इट। फॉर एग्जाम्पल मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स पे भी कुछ कर्ब्स आए थे पहले और कुछ रेस्ट्रिक्शंस आए थे। दैट वाज अगेन वो भी वही रीजन था या ऑब्जेक्टिव था रेगुलेटर का कि उसे लॉन्जेविटी दी जाए और जो उसकी बढ़त है वो बहुत ही सही तरीके से हो सके। सिमिलरली जो डेरिवेटिव्स सेगमेंट पे जो भी रेगुलेशंस आ रहे हैं दैट इज टू गिव, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम इम्पैक्ट आएगा। बट स्टॉक एक्सचेंजेस, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस इस पोर्टफोलियो में भी 4 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसका ये है कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंजेस की रेवेन्यूज हैं वो सारे डाइवर्सिफाइड है। कैश एक्विटीज भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, म्यूचुअल फंड्स एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, एक सब मिसलेनियस रेवेन्यू स्ट्रीम है ऑफ सम वोटिंग राइट्स एंड सम सिमिलर थिंग्स, कॉर्पोरेट एंड ट्रेजरी इनकम भी आती है, एंड डेरिवेटिव्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स, रेवेन्यू सेगमेंट्स फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस। बट उन्होंने क्या किया है अभी, दे हैव सेड कि चलिए मल्टीपल वीकली एक्सपायरीज की जगह आप हर एक्सचेंज से एक वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए।
तो अगर जहाँ पे 2 वीकली एक्सपायरी होगी, वो कुछ मंथली में चली गई है। तो हो सकता है मंथली एक्सपायरीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट फ्लो है वहाँ वो बढ़ जाए। ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा बहुत और इनिशियली शायद इम्पैक्ट हो सकता है, बट जैसे-जैसे टाइम जाएगा ये रीसेट भी होगा। जो वीकली एक्सपायरी का कोई वॉल्यूम है वो मंथली में शिफ्ट हो सकता है। 2 एक्सचेंजेस के बीच में थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्सचेंजेस हो सकते हैं। But overall as a market, it is going. And derivatives income is one part of the overall stock exchange. In fact, stock exchanges ने that's for stock exchanges. Stock broking companies ने क्या किया है? They have diversified across partners. उनके जो पार्टनरशिप्स हैं वो बैंक्स के थ्रू हैं, फिनटेक पार्टनर्स लाइक योर्स के थ्रू हैं, एमएफडीज के थ्रू हैं, एंड देयर आर मल्टीपल अदर चैनल्स। प्लस उन्होंने फ्लैट फी स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट कर लिया है, तो वहाँ से भी रिपीट सेल्स ऑफ एक्सिस्टिंग कस्टमर्स बढ़ रही हैं, प्लस मोर डीमैट अकाउंट्स भी ओपन हो रहे हैं। एंड दे हैव आल्सो डन वन मोर थिंग, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर प्रोडक्ट बास्केट आल्सो। तो स्टॉक ब्रोकिंग तो है ही, बट एज यू वुड रीड, बहुत लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर लोन्स एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी एज अ प्रोडक्ट लाइन शुरू कर दिया है। लाइक एंजल वन इज अ लिस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी, तो उन्होंने ये किया है। सो it is well fortified for stock exchanges. The revenue is well fortified, not just derivatives. For stock broking companies, it is well diversified, across multiple products, not just stock broking. And overall, investing in India, people have पूरे इंडिया में एफिनिटी टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं, बिकॉज हम ग्रोथ मार्केट हैं यहाँ, और कोई इकोनॉमी इन अ स्लोइंग वर्ल्ड हम एक ग्रोथ मार्केट है विच इज गुड, स्ट्रॉन्ग विद मैक्रोज एंड लिक्विडिटी। तो ऑब्वियसली ये एफिनिटी टू इक्विटी जी, इज एक्सपेक्टेड। धन्यवाद। आई मीन दिस जी, सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस क्लैरिटी, क्योंकि वो सभी का आता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स से मैं भी बात करता हूँ, अरे क्या होगा क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 30-40% जो स्टॉक्स का अभी रेट चल रहा है क्रैश हो जाएगा। सो दिस इज अ कंसर्न, बट यू बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे समझाया। रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर डाइवर्सिफाइड, और and in this Tata Nifty Capital Index Fund, it's not only dependent on one इंडस्ट्री, तो एक ही है, बट देयर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स भी सेगमेंट्स और हैं, हैं जी। एएमसीज भी हैं, आरटीएस भी हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप और हमारे दर्शकों के लिए इसमें बताएं कि इसका कंस्ट्रक्ट क्या है, किस किस तरीके के स्टॉक्स हैं इसमें, इसका बेंचमार्किंग किससे हो रहा है, क्या जी इसका आपने जो पास्ट का आपने, आई एम श्योर कि बैक टेस्टिंग वगैरह हुआ होगा, उससे रिटर्न्स कितना आ रहा है ज्यादा कंपेयर टू द बेंचमार्क, जिससे क्योंकि आपने जैसा बताया थीमेटिक है, थोड़ा सा हाई बीटा भी रहने वाला है, तो रिस्क ज्यादा जहां पे है वहां पे रिटर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए। तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस बेसिस द बैक टेस्टिंग यू मस्ट हैव डन, उस पे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए प्रकाश डालें। जी। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हमने एक्सचेंजेस की बात करी, जैसे बीएसई इज वन एंटिटी हियर। एक्सचेंजेस हैं, हमने स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये 2 सेगमेंट्स की थोड़ी डिटेल में बात करी है। डिपॉजिटरी भी हैं, जैसे सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, तो काफी आईपीओ इशुएंसेस भी आ रहे हैं, तो जो एंड इन्वेस्टर्स भी, इन्वेस्टर एक्टिविटी भी काफी बढ़ रही है, और लास्ट 3-5 इयर्स में ऑलरेडी बढ़ी हुई है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। तो जो डिपॉजिटरीज हैं, वो उनकी इनकम एनुअल इनकम होती है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनको जो क्लाइंट्स उनको एनुअल फीस देते हैं वो पास ऑन करते हैं, और कॉर्पोरेट्स भी जैसे जैसे नए आईपीओस लाते हैं वो भी एनुअल फीस देते हैं। प्लस ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन फीस भी होती है, जब इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज मूव अराउंड करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीस पे करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, और वो डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है जैसे सीडीएसएल, उनको पे करती है। तो इनकी जो सीडीएसएल की इनकम है वो इन्वेस्टर एक्टिविटी और आईपीओ इशुएंसेस दोनों की वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर। उसके अलावा एएमसीज हैं, बिकॉज उनका एयूएम ग्रो कर रहा है। सिर्फ नेट फ्लोज ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, फ्रॉम 1 लाख करोड़ टू 2 लाख करोड़ नाउ इन द लास्ट 5 to 6 financial years। एंड आपका जो सिप नंबर ऑफ सिप फोलियोज हैं वो भी अभी कुछ 8.5 करोड़ हो गए हैं ऑलरेडी, सो वहां पे भी बढ़त है। एंड जैसे जैसे एएमसीज का एयूएम बढ़ता है, ऑब्वियसली उनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, क्योंकि वो एसेट लाइट है, वो वाला पॉइंट तो हर सेगमेंट में यहाँ लागू होता ही है। बट जो आरटीएज हैं, जैसे कैम्स और केफिन, उनका भी रेवेन्यू इससे ही लिंक्ड है। तो 80% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ आरटीए, जैसे कैम्स और केफिन, वो भी एएमसी के एमएफ ग्रोथ, एयूएम ग्रोथ से लिंक्ड है, तो वहां भी आरटीएस को भी फायदा होता है। यस, आरटीएस का जो
एक इक्विटी की फीस है, जैसे वो हर एक AUM लेवल पे सेम नहीं रहती है, तो जो 2 लाख करोड़ पे है जरूरी नहीं है वो ही परसेंटेज शेयर हो 4 लाख 5 लाख करोड़ पे भी, बट अगर 10% ऑफ द AUM AMCs का बढ़ रहा है तो 6 to 7% RTAs का भी रेवेन्यू ग्रोथ होता है, इवन इफ वो 7% शेयरिंग से 7 बिप्स से 6 बिप्स पे आ जाए, 5 बिप्स पे आ जाए, बट ओवरऑल जो पाई है वो तो बढ़ ही रहा है RTAs का भी। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। डीमैट अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो वो भी कुछ 2 करोड़ से 16-17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए अब, दैट्स बीन अ 3 times growth in the last 5 years। तो obviously depositories को भी फायदा हो रहा है। नंबर ऑफ ब्रोकिंग अकाउंट्स जो हैं वो लास्ट 5 years में स्पेशली पोस्ट कोविड वो बढ़ चुके हैं, एटलीस्ट टॉप 20 ब्रोकर्स के अगर आप एक्टिव क्लाइंट्स लेंगे तो वो कुछ गुड 5 to 6 times बढ़ गए हैं। एंड उन्होंने भी मॉडल्स चेंज किए हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला ले आए हैं, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की वजह से काफी हेल्प हुई है, एंड पीपल आर नाउ यूज्ड टू ट्रेडिंग बिकॉज उनको एक फेज ऐसा मिला था कोविड के टाइम जहां पे उनको टाइम मिला और वो एक्सप्लोर कर पाए, और एट द सेम टाइम न्यू मॉडल्स वर कमिंग, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटीज वर, उन्होंने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अच्छा बढ़ा लिया और काफी स्मूथ कर लिया, एंड स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन भी बढ़ गई। तो ये सारी चीजें साथ में आके वहां पे एक्टिविटी बढ़ गई और एक एफिनिटी आ गई है। तो हमने आई थिंक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, RTAs, AMCs और स्टॉक ब्रोकिंग ये सब पे बातचीत कर चुके हैं हम। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आनंद राठी वेल्थ है, वो एक लिस्टेड स्पेस में है, तो जैसे जैसे ये सारा पेनिट्रेशन, इन्वेस्टमेंट्स पेनिट्रेशन, इक्विटी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, विद द एंटायर AUM, HNI AUM का जो एक शेयर है वो भी बढ़ रहा है, और अगर वो बढ़ रहा है तो उनको एडवाइस करने का जो पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो वाली एंटिटीज का पेनिट्रेशन विद HNI AUM और एन ओवरऑल AUM भी बढ़ता जा रहा है, और उनका भी फी इनकम बढ़ रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम है इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग को लेकर, जो कि यहाँ पूरा एक साथ आया हुआ है इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। और अगर ये इंडेक्स को NSE ने, हमने ऑब्वियसली उनके साथ को क्रिएट किया है, बट अब ये NSE का इंडेक्स है जिसको हम पूरा रेप्लिकेट करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो ये निफ्टी 500 में जितनी भी इस तरह की कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको लिया जाता है, और उनको उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ले डाउन करके टॉप 20 स्टॉक्स चूज करे जाते हैं। अभी निफ्टी 500 में कुछ 15 ही स्टॉक हैं इस कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, बट जैसे जैसे न्यू लिस्टिंग्स होंगी और अगर और स्टॉक्स आते हैं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 20 स्टॉक्स लिए जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने एक स्टॉक कैप डाला हुआ है 20%, विच मीन्स कि कोई भी स्टॉक 20% से ऊपर एलोकेशन उसका नहीं हो सकती। उससे क्या होता है कि बाकी सारे ही सेगमेंट्स को गुड एलोकेशन मिल पाएगा। नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा हैवी वेट स्टॉक्स होंगे जैसे HDFC AMC या BSE, वो काफी ज्यादा अगर उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है तो वो काफी ज्यादा वेट्स ले जाएंगे, और बाकी जो सेगमेंट्स हैं, सब सेगमेंट्स हैं इस कैपिटल मार्केट के, वो वेट्स नहीं ले पाएंगे। और ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दो बार होती है साल में, सेमी एनुअली। एंड जो रीबैलेंसिंग है, जो स्टॉक 20% पे है अगर उससे ऊपर चला गया है तो उसको वापस 20% पे लाना, वो क्वार्टरली किया जाएगा, एवरी क्वार्टर। सो मुझे लगा कि ये इंडेक्स मेथोडोलॉजी समझाना भी काफी जरूरी है अभी। ये उसकी मेथोडोलॉजी और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस क्लैरिटी। तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एलोकेशन किस तरफ है एज ऑफ नाउ? अभी 15 शेयर्स में 15 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टेड होगा, जो मैक्सिमम 20 कंपनीज तक जाएगी। दिस इज द मैंडेट, राइट? जैसे जैसे लिस्टिंग बढ़ती जाएगी, कंपनीज लिस्ट होते जाएंगे, सो 20 मैक्सिमम जो टॉप के रहेंगे बेसिस फ्री फ्लोट मार्केट कैप, वो आपका क्राइटेरिया रहेगा। एज ऑफ नाउ देयर आर 15 कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे। यस, तो अभी आप देखेंगे एक्सचेंजेस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये दो सेगमेंट्स का ये ज्यादा है। 31% इज एक्सचेंजेस एंड 25% इज AMCs एंड 17% इज स्टॉक ब्रोकिंग एंड 22% इज डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस। तो ये बहुत ही ज्यादा वेल स्प्लिट, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हमने इसमें रेटिंग्स नहीं रखी हैं बिकॉज
निफ्टी 500 में क्रिसिल इकरा रेटिंग्स है ही नहीं, और कुछ स्टॉक्स जो और भी लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, बट अगर वो निफ्टी 500 का पार्ट नहीं है तो वो इस पोर्टफोलियो में नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जब स्टॉक्स निफ्टी 500 में एंटर करते हैं, जो कि हमारा यूनिवर्स है इस प्रोडक्ट के लिए, वहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स और चेक्स किए जाते हैं कि ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है स्टॉक्स की। तो ये सारे चेक्स करने के बाद ही निफ्टी 500 में वो स्टॉक्स एंटर करते हैं। तो एक ऑलरेडी वेल फिल्टर्ड यूनिवर्स हमको मिल गया है, तो उसमें से हमने फिर ये कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स चूज मतलब इस कैपिटल मार्केट्स के इंडेक्स में लाए गए हैं। एंड वेरी वेल डाइवर्सिफाइड है। जो स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स जो आपके दिमाग में आएंगे वो शायद निफ्टी 500 में नहीं है, इसीलिए वो इस पोर्टफोलियो में नहीं है। जैसे कि रेटिंग्स पूरा ही सेगमेंट नहीं है, जो कि कैपिटल मार्केट की क्लासिफिकेशन में आता है, बट बिकॉज रेटिंग्स की कोई भी स्टॉक्स निफ्टी 500 में नहीं है, आपको क्रिसिल इकरा या कोई भी रेटिंग एजेंसी यहाँ नहीं दिखेगी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो फ्रॉम रोबस्ट पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि निफ्टी 500 में काफी सारे फिल्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर ये पोर्टफोलियो बना है थ्रू दैट। जी जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड शैली जी। इसमें एक और चीज़, अब बहुत सारे नए नए लोग भी आ रहे हैं म्यूचुअल फंड एनएफओ में पर से। अभी तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो एनी कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच शुड वन शुड कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग? कॉस्ट क्या है, एग्जिट लोड वगैरह है क्या, इज इट वेरी हाई, इज इट कंपेरेबल? थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करें। श्योर जी। तो यहाँ पे कॉस्ट से आपकी ये टीआर होगी, विच इज द एक्सपेंस रेशियो, विच वुड बी अराउंड 1%। पैसिव्स में कम होता है, एक्टिव फंड्स में वो 2.5% होता है, बिकॉज वहाँ पे एक जजमेंट लिया जाता है, इट्स द फंड मैनेजर्स जजमेंट एंड गोइंग ओवरवेट अंडरवेट, किस पे ओवरवेट जाना है, किस पे अंडरवेट जाना है, सेगमेंट पे भी, सेक्टर पे भी, सेगमेंट पे भी, स्टॉक पे भी, वो उसका जजमेंट है। यहाँ पे पैसिव है तो पैसिव का सबसे एक स्टेप बैक लेके 2 मिनट स्पेंड करना चाहूंगी। पैसिव इज रेप्लिकेटिंग। पैसिव का मतलब है कि इंडेक्स को एकदम ट्रैक करना, बिल्कुल सही है, बट बात वहां आती है कि आप मार्केट के कौन से पॉकेट को लेके वहां पे पैसिव का फंड क्रिएट कर रहे हैं। तो पैसिव का फंड निफ्टी 50 भी है, पैसिव का फंड निफ्टी 500 भी हो सकता है, पैसिव का इंडेक्स जो एक इंडेक्स है वो सेक्टर वाला इंडेक्स भी हो सकता है, थीमेटिक इंडेक्स भी हो सकता है, फैक्टर भी हो सकता है। बट और कुछ फैक्टर इंडाइसेस या कोई सेक्टर और थीमेटिक इंडेक्स आपके एक्टिव को भी बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि पैसिव विल ऑलवेज आउट परफॉर्म एक्टिव। पैसिव कौन सा है, कहाँ कौन से पॉकेट ऑफ द मार्केट में लेके पैसिव बनाया गया है, बिकॉज पैसिव में भी बहुत वेरिएशंस हैं, डिग्रीज हैं ऑफ रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनिंग। जैसे आपकी एक्टिव में रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनिंग होती है कि लार्ज कैप्स आर रिलेटिवली सेफर देन अ स्मॉल कैप फंड और अ सेक्टर एंड अ थीमेटिक फंड, एंड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड सबसे ज्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न पोजिशनिंग में लाए जाते हैं। वैसे ही पैसिव में भी अगर आप निफ्टी 50 लेंगे तो वो लो रिस्क रीजनेबल रिटर्न पोर्टफोलियो में आएगा, पोजिशनिंग में आएगा। पर अगर आप कोई लेट्स से थीमेटिक फंड लेते हैं, इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आएगा। कोई सेक्टर फंड लेते हैं जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज या उसका भी एक पार्ट है कैपिटल मार्केट्स, तो वो भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आएगा। या कोई फैक्टर लेते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन वोलेटिलिटी काफी होती है मोमेंटम एंड अल्फा में, तो वो भी हाई रिस्क हाई रिटर्न में आएगा। तो पैसिव आप कौन से मार्केट के पॉकेट को लेके उस पे रूल्स बना रहे हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न उस पे, रिस्क रिटर्न उस पे डिपेंड करता है। एंड पैसिव इसीलिए कहलाया जाता है कि एक बार आपके रूल्स बन गए जिसके बेसिस पे आपका इंडेक्स बन गया, तो फिर हर महीने हर दिन उसको ट्रैक करना है। पैसिव वो उस तरीके से बन जाता है। तो आई थॉट एक स्टेप बैक लेके ये इम्पोर्टेंट है बताना, पैसिव एक्टिव के को साथ में रख के थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना। नाउ टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि इसमें कॉस्ट क्या है, तो इसीलिए पैसिव में कॉस्ट रिलेटिवली कम होते हैं 1%, क्योंकि इट्स अ वन टाइम रूल मेकिंग एंड देन हर महीने हर दिन उसको ट्रैक करना है। तो 1% कॉस्ट है। एग्जिट लोड है 0.25% विद इन 15 डेज, तो ये उस एग्जिट लोड का है। और 15 डेज इज स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर ऑफ डेज। एंड इंडेक्स फंड है ये, तो इंट्राडे एनएवी नहीं होता है इसमें, एंड ऑफ डे एनएवी होगा, दिन का एक एनएवी है, तो उसमें एंट्री और एग्जिट उसी एनएवी पे होती है। एंड ये न्यू फंड ऑफर है, बट फर्स्ट को ओपन होना है, तो उसके बाद भी और ड्यूरिंग द एनएफटी तो
ऑब्वियसली हम तो जब रीओपन होगा उसमें डिप्लॉय इमीडिएटली डिप्लॉय कर देंगे एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जी, थैंक यू शैली। ये काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया पैसिव वर्सेस एक्टिव और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं इस अपॉर्चुनिटी लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी सारे लोगों को रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का अभी भी वो डिफरेंस क्या है और क्या बेनिफिट होता है, वो अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। So I would like to take this opportunity to just to inform our investors कि 5 पैसा में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, which is absolutely free of cost. रेगुलर में ऑब्वियसली देयर आर एडवाइजरी चार्जेस, थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है आपका, बट विथ इन्वेस्टिंग विथ 5 पैसा इट्स गोइंग टू हेल्प सेव दोज कॉस्ट्स एंड इन द लॉन्ग रन जब कंपाउंडिंग होती है, सो वो जो 0.5% 1% का जो सेविंग आप करते हैं, इट इम्पैक्ट्स अ लॉट और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सो अगर आप इन्वेस्टर्स को मैं जस्ट एक राय देना चाहूँगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इस फंड में एंड यू आर कन्विंस्ड कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आपको कोई एडवाइजरी ऐसा चाहिए नहीं। यू कैन गो एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली थ्रू DMF route. 5 Paisa also is a platform which gives this opportunity to invest. Please do come and have a look at that. So Shelly, thanks a lot for bringing and providing lots of insights. Active passive बताया, इतना हमारा इंडस्ट्री पे क्या क्या रिस्क हो सकता है वो भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। NFOs क्या है उसके बारे में आपने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम श्योर माय प्लेजर। हमारे इन्वेस्टर्स जी आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स इसका जरूर फायदा लेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कंसिडर करेंगे। Thank you so much, Shelly. Thank you for being with us and sharing your थैंक यू, वेरी thoughts. ग्लैड, Thank you so थैंक यू। much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.